हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है राकेश कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राकेश सर क्लासेस ऑफिशियल पे। और आज हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 14 की, और इसका है ये पार्ट नंबर 2। तो हमने जहाँ तक लास्ट वाले वीडियोस में मैंने बताया था कि हम स्टार्ट करेंगे ग्लाइकोसिस ईएमपी पाथवे, और इसका जो स्टेप है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बस डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने कहा था, इससे पहले वाला थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो मैंने कहा था कि ग्लूकोज था, इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किया गया था O2। तो इसके बाद क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन करने के बाद यहाँ पे आपको CO2 बन गया था, प्लस H2O बन गया था, और प्लस आपके पास एनर्जी बचा था, एनर्जी बना था जिसको हम कहे थे ATP। तो ये जो प्रोसेस है ये ग्लूकोज से ATP बनने का जो प्रोसेस है उसको फॉलो कर रहे हैं। ग्लूकोज कहाँ से आया तो प्लांट में, तो ग्लूकोज आया फूड के जरिए। फूड मतलब फूड कौन कौन सा फूड, जो फोटोसिंथेसिस में जो फूड इन लोग खाते हैं वो उसके थ्रू ग्लूकोज आया, और उस ग्लूकोज से ATP बनने का प्रोसेस हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो अब हम लगभग स्ट्रक्चर जान लिए कि ग्लूकोज से आपको ATP वाले पोर्शन पे जाना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको और देखना पड़ेगा कि जो ग्लूकोज है, यहाँ से जब आप ATP बना रहे हो, यहाँ से जब ATP बना रहे हो तो यहीं कहीं बीच में आपको मिलेगा पायरुवेट। पायरुवेट मिलेगा यहीं पे, पायरुवेट। ये पायरुवेट क्या है, ये आपका वो प्रोसेस है जो इंटरमीडिएट बोल सकते हैं, मतलब एक स्पीड ब्रेकर है इस पूरे प्रोसेस में। यहाँ बीच स्पीड ब्रेकर नहीं कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा इंटरवल। ये इंटरवल है, मीन्स हाफ पार्ट को इधर है, हाफ पार्ट इधर है। तो ग्लूकोज से जब स्टार्ट करेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है ATP बनाने का। तो हम बीच में अटकेंगे और बीच में रुकते हैं पायरुवेट के पास, और फिर पायरुवेट से फिर वापस फिर बनाएंगे ATP। तो अभी जो हम कर रहे हैं, अभी ध्यान से देखना आपको क्या कह रहा हूँ मैं। अभी जो हम कर रहे हैं वो ग्लूकोज से पायरुवेट बनाने का प्रोसेस को हम फॉलो कर रहे हैं। ग्लूकोज से पायरुवेट बनाने का प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। तब जब ग्लूकोज से पायरुवेट बनाने का जो प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस में को 10 स्टेप से बनाया गया है, 10 स्टेप फॉलो किए। ग्लूकोज से पायरुवेट, याद रखना ग्लूकोज से ATP नहीं बन रहा है अभी, अभी वो आप इंटरवल तक जा रहे हो, मतलब ग्लूकोज से पायरुवेट बना रहे हो। उसके लिए 10 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, और वही 10 स्टेप को हम एक बाय एक डिस्कस करते हैं, वन बाय वन। तो चले स्टार्ट करें। तो देखो ग्लूकोज का 6 कार्बन, अब ये 6 कार्बन कहाँ से आया, तो मैंने बताया था C6H12O6, यही होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। तो इसमें कार्बन कितने होते हैं, 6 कार्बन। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 6 कार्बन ग्लूकोज के। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे स्टेप नंबर 1। तो अभी देखो जब भी आपको कुछ काम करवाना है ना, तो जब भी आपको कुछ काम करवाना है तो आपको उसके लिए एनर्जी तो लगेगी ना। कुछ भी काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वही एनर्जी की ज़रूरत इनको भी पड़ेगी, ये भी तो कुछ काम करवा रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप को आगे बढ़ाने के लिए कुछ एनर्जी की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो उस एनर्जी का को कौन लगाएगा, प्लांट। तो प्लांट क्या लगा रहा है, ATP एंड ADP। अब देखो ये तो बना रहा है ATP, प्लांट तो खुद ही बना रहा है ATP। लेकिन फिर ATP जब ये बना ही रहा है तो फिर ये ATP का यूज़ क्यों कर रहा है यहाँ पे, जब इसके पास ATP है ही है तो फिर क्यों बना रहा है ATP। बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे दिमाग में कि जब ये ATP का ही यूज़ करके ATP क्यों बना रहा है, क्योंकि ATP तो इसके पास खुद है, एनर्जी तो खुद है। तो कहने का मतलब है ये इन्वेस्टमेंट है, ये प्लांट का इन्वेस्टमेंट है जो छोटे छोटे टुकड़ों में इन्वेस्ट कर रहा है।
मतलब 1 एटीपी यूज़ कर रहा है, थोड़ा थोड़ा एटीपी। अब बिना एनर्जी के काम तो होगा नहीं, तो एनर्जी तो देना होगा। तो ये कहने का मतलब है उस प्लांट का क्या है, इन्वेस्टमेंट है। ये एक एक एनर्जी देता रहेगा, बीच बीच में ज़रूरत पड़ेगा तो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में देता रहेगा और लास्ट में इसको खजाना मिलेगा, मतलब बहुत सारा एटीपी मिलेगा। जब पूरा एटीपी बन जाएगा तो इसको बहुत सारा एटीपी मिलेगा। तो ये वही बात हुई, प्रॉफिट वाली बात हुई कि आप इन्वेस्टमेंट करते जाइए फिर बहुत सारा प्रॉफिट आप गेन करिए। तो ये वही काम प्लांट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में इसने क्या किया कि एटीपी और एडीपी, एटीपी मीन्स क्या होता है, एड्रीनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म है एटीपी का एड्रीनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। वैसे ही एडीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो एडीपी का फुल फॉर्म है एड्रीनोसाइन डाईफॉस्फेट। ये ट्राई है और ये डाई है, बस यही फर्क है। एड्रीनोसाइन डाई फॉस्फेट फॉस्फेट, ये एनर्जी है, ये दोनों ही एनर्जी है, एटीपी भी और एडीपी भी। ठीक है, एटीपी है जो डायरेक्ट, एटीपी है जो एनर्जी है, इसको तोड़ा जाएगा, इसको जब वो किया जाएगा तब वो एडीपी के फॉर्म में, एटीपी जो है वो एडीपी के फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाता है। एटीपी जो है एडीपी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जब उसको तोड़ा जाता है। ठीक है, तो एटीपी और एडीपी ये जो लिखा हुआ है, इसको सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में यूज क्या करता है, प्लांट ग्लूकोज को देता है आगे के प्रोसेस के लिए। तो आगे का प्रोसेस करता है, तो जब इसको देता है तो ये क्या बना देता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना देता है। ये क्या बना देता है, जैसी एनर्जी दिया गया तो बना दिया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट उसने बनाया, तब अब यहाँ पे आइसोमेरिज्म हुआ था, जो हमने पहले ही पढ़ लिया है। आइसोमेरिज्म हुआ था जिसमें कार्बन का बॉन्ड चेंज हो गया था, कार्बन के साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड चेंज हो गया था, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जो दूसरे कार्बन में जोड़ा था उसको दूसरे कार्बन में जोड़ दिए थे, तो कार्बन का एक्सचेंज बस हुआ था। तो इसको कहते हैं आइसोमेरिज्म। और ये अब क्या बन गया, फ्रक्टोज। ये क्या बन गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ये क्या बन गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब इसमें देखने वाली बात यह है, इसमें कार्बन का नंबर कहीं चेंज नहीं होगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है ना। अब उसके बाद क्या होगा, इसके बाद आगे फिर से फ्रक्टोज पे गए, फिर प्रोसेस रुक गया, अब क्या करेगा, फिर से प्लांट क्या करेगा, फिर से इन्वेस्टमेंट करेगा, फिर से दे देगा एटीपी, और फिर से एटीपी दिया। अब क्या होगा, फिर से इसमें कुछ ना कुछ प्रोसेस आगे बढ़ेगा, और अब प्रोसेस आगे बढ़ेगा फिर से इसमें चेंजेस होगा, तो अब बनेगा फ्रक्टोज 1,6 बीस फॉस्फेट। अभी एक चीज यहाँ पे हर एक स्टेप में एंजाइम यूज हो रहे हैं, हर एक स्टेप में एंजाइम यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखना कि हर स्टेप में एंजाइम यूज होते हैं। तो यहाँ पे अभी क्या, 20 मतलब क्या होता है, 20 मतलब होता है 2, 20 मतलब होता है 2। जैसे कि हमने डाई पढ़ा है, डाई मतलब भी होता है 2, और 20 मतलब भी होता है 2, 20 मतलब भी होता है 2, है ना। डाई मतलब भी 2 होता है और 20 मतलब भी 2 होता है। तो देखेंगे इसमें क्या बोला है, इसमें आपका यही बोला है कि फ्रक्टोज 1,6 मतलब 2 जगह है। फ्रक्टोज कहाँ का है, 1 नंबर कार्बन में और 6 नंबर के कार्बन में, दोनों में फ्रक्टोज है, और इसीलिए इसको कहा गया दोनों, सॉरी, फ्रक्टोज के 1 नंबर के कार्बन में और 6 नंबर के कार्बन में फॉस्फेट है, तो इसीलिए कहा गया है फ्रक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट। ठीक है, मतलब 1 नंबर के कार्बन में फॉस्फेट जुड़ा हुआ है और 6 नंबर के कार्बन में फॉस्फेट जुड़ा हुआ है ना। 1 नंबर के में और 6 नंबर के में, और बाकी के नंबर में फॉस्फेट नहीं जुड़ा हुआ, तो इसीलिए कहा गया 1,6 बेस फॉस्फेट। अब देखते हैं क्या है इसमें, 8 इंक्लूड 10 स्टेप अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंस एंजाइम। देखो ये सारे एंजाइम के कंट्रोल में होते हैं, मैंने पहले ही बता दिया है कि सारे स्टेप एंजाइम के कंट्रोल में होते हैं, डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स यूज होते हैं।
तो इसमें देखेंगे ATP इज यूटिलाइज एट 2 स्टेप। ATP जो होता है 2 स्टेप में यूटिलाइज होता है। कैसे कैसे? तो लिखा है इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने में क्या हो रहा है? ATP यूटिलाइज हो रहा है। यूटिलाइज होना मतलब यूज होना भाई। ATP यूज होता है। अब ATP यूज हुआ 2 स्टेप में, एक वहाँ पे यूज हुआ और दूसरा यहाँ पे यूज हुआ। तो लिखा है इन द कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। समझ आ गया? डिसफॉस्फेट या डाइफॉस्फेट एक ही बात है। तो आपको 2 जगह क्या यूज हुआ? ATP। ये दोनों जगह आपको क्या यूज हुआ? ATP या ADP। ATP ADP है ना। तो वही चीज़ इसने बताया है। अब 3rd नंबर का प्रोसेस हो गया। 4th नंबर का स्टेप चले तो 4th नंबर का स्टेप क्या बोल रहे हैं हम? फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट इज स्प्लिट इनटू। देखो अब क्या हो रहा है? डाइफॉस्फेट जो बना वो स्प्लिट हो गया, 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया। अब जो 2 पार्ट में स्प्लिट होना मतलब टूटना। तो 2 पार्ट में टूट गया तो 6 कार्बन थे, तो 3 कार्बन अलग और 3 कार्बन अलग। अब 3 कार्बन में अलग अलग हो गया तो जाहिर सी बात है इनका नाम चेंज हो जाएगा। तो जो पहले 3 कार्बन में जो अलग हुआ है उसका नाम PGAL, यानी कि उसका नाम क्या हो गया? उसका नाम हो गया आपका 3 फास्फो ग्लाइकल एल्डिहाइड 3 फास्फो ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फास्फो ग्लिसरॉल एल्डिहाइड। क्या क्या? PGAL फास्फो ग्लिसरॉल एल्डिहाइड ये हो गया PGAL। इसमें 3 क्यों लिखा है? क्योंकि इसमें 3 कार्बन है। 3 फास्फो ग्लिसरॉल एल्डिहाइड है ना। एक ये हो गया। दूसरा, अब दूसरा जो दूसरे पार्ट में जो कन्वर्ट हुआ है उसको बोलते हैं डीहैप। ये भी 3 हुआ है तो इसमें भी लिखेंगे 3। अब डीहैप का क्या नाम है? तो डीहैप का नाम होगा डाईहाइड्रोक्सी। ठीक है, क्या होगा? डाईहाइड्रोक्सी एसिड। डाईहाइड्रोक्सी क्या होगा? देखो DHAP, तो इसका होगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। समझ में आ गया? इसमें भी 3 लिखा है, मीन्स ये भी 3 कार्बन से बने हैं। तो 2 चीज़ें बने, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ये आपका PGAL क्या हुआ था? फास्फोग्लिसरॉल एल्डिहाइड। ठीक है, ये दो अलग अलग बन गए। अब जब ये दोनों बने हैं तो ये क्या है? रिवर्सिबल है। मीन्स क्या होता है कि PGAL से आप DHAP बना सकते हैं और DHAP से आप PGAL भी बना सकते हैं। तो ये क्या है? रिवर्सिबल है, मतलब रिवर्स हो सकता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। लिखा है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट इन स्प्लिट इनटू डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड 3 फास्फोग्लिसरॉल एल्डिहाइड। PGAL is oxidized and with inorganic phosphate get converted to 1,3-bis phosphoglycerate और लिखा है BPGA ग्लाइकरेट BPGA। उसके बाद ड्यूरिंग दिस 2 रेडॉक्स इक्विपमेंट यानी 2 हाइड्रोजन एटम are removed from PGAL and transferred to NAD plus formed NADH
प्लस एच प्लस। अब देखो यहाँ पे कहा गया है क्या, यहाँ पे कहा गया है कि PgAl है ना, PgAl था, और वो क्या है, मैंने बताया था PgAl और DHAP ये दोनों रिवर्सिबल है। इसके बाद कहा गया कि इज ऑक्सीडाइड विथ इनऑर्गेनिक फास्फेट गेट कन्वर्टेड। अब देखो यही कन्वर्टेड हो रहा है किस में, 1,3-20 फास्फोग्लिसरेट में, 20 फास्फोग्लिसरेट मतलब BPGA में, BPGA के 2 मॉलिक्यूल इसमें हो रहा है। क्योंकि देखो यहाँ पे टोटल 3 कार्बन और 3 कार्बन, तो टोटल 6 होने चाहिए, इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, 2 क्रॉस हो गया, 2 क्रॉस यानी 2 गुना BPGA मिला। BPGA मीन्स क्या होता है, 20 फास्फोग्लिसरेट। ठीक है, तो इसके क्या बने, 20 फास्फोग्लिसरेट बने। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर 20 फास्फोग्लिसरेट बने, तो उसका 20 फास्फेट का बी हट गया, मतलब ये 2 थे। 20 मतलब डाई होता है, 20 बी, और डाई मतलब एक ही होता है, 20 बोलो या डाई बोलो। तो अब अगले स्टेप में क्या हुआ, वो 20 हट गया, अब क्या हुआ, फास्फोग्लिसरेट बन गया, सिर्फ फास्फोग्लिसरेट बन गया सीधा, है ना। तो ये सब किसके मौजूदगी में हुआ, तो ये सब मौजूदगी में हुआ। तो देखो NAD और NADH और प्लस HN। तो NAD क्या है, NAD प्लस, ये क्या है, NAD प्लस क्या है, और NAD प्लस H प्लस क्या है। तो इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे हुआ ये। तो यहाँ पे NAD प्लस और NADH प्लस H प्लस जो है ये क्या है, तो ये आपका न्यूक्लियस को ऐड करता है, ये मेटाबॉलिज्म पे काम करता है। मेटाबॉलिज्म मतलब ये जोड़ता है, ये जोड़ता क्या है, तो ये जोड़ता है न्यूक्लियस को, जोड़ता है किसके न्यूक्लियस के, तो फॉस्फेट के न्यूक्लियस को जोड़ता है ना। इसका काम फास्फेट के न्यूक्लियस को जोड़ना है, और ये जोड़ता है, और फास्फेट के न्यूक्लियस को जोड़ता है, और ये एक प्रकार का एंजाइम की तरह काम करता है। ये एक प्रकार के एंजाइम, सेंट्रल एंजाइम की तरह काम करता है। तो ये NAD प्लस और NADH और H प्लस के फॉर्म में अलग हुआ। ये कैसा हुआ, तो इसमें हाइड्रोजन के, इसमें PgAl के 2 हाइड्रोजन को इसने एंजाइम ने ले लिया है। देखो कैसे हुआ है, इसमें लिखा है कि BPA बिकम 3 फॉस्फेट और एसिटिक PGA। आपको स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा कि फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट इज स्प्लिट इनटू, देखो 2 फॉर्म में उसने पहले स्प्लिट किया, DHAP और PGAl। अब देखो PGAl इज ऑक्सीडाइड एंड विथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट गेट कन्वर्टेड 1,3-20 फॉस्फेट। अब क्या हुआ कि PGAl जो है वो ऑक्सीडाइड हो गया, ये PGAl है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया इसका। तो ऑक्सीडेशन हो गया मतलब ऑक्सीजन ऐड होना और हाइड्रोजन को निकाल देना। तो PGAl क्या किया, ऑक्सीजन को ऐड कर लिया, ये क्या कर दिया, ऑक्सीजन को ऐड कर लिया और हाइड्रोजन को निकाल दिया। तो हाइड्रोजन को निकाल दिया, तो हाइड्रोजन को कौन ले लिया, तो हाइड्रोजन को ये दोनों एंजाइम ले लिया। जहाँ पे NAD था, NAD प्लस था, तो वो क्या बन गया, वो बन गया NADH प्लस H प्लस, NADH प्लस H प्लस, मतलब हाइड्रोजन को इन लोग ले लिए, जो एंजाइम है वो हाइड्रोजन को ले लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, PGAl का ऑक्सीडेशन हुआ। और जब भी ऑक्सीडेशन होता है मतलब ऑक्सीजन ऐड होगा और हाइड्रोजन को रिमूव करा जाएगा, निकाला जाएगा। तो हाइड्रोजन को जो निकाला गया वही हाइड्रोजन को ये एंजाइम नेक्स्ट वाले ने ले लिया। तो आगे देखेंगे, यही चीज़ बोला इसने, ड्यूरिंग दिस टू रेडॉक्स इक्विपमेंट ऑफ 2H एटम, 2H एटम को क्या किया, रिडॉक्स किया गया। और उसके बाद लिखा है आर रिमूव्ड फ्रॉम PGAl, ये PGAl से रिमूव किया गया है, एंड ट्रांसफर टू NAD प्लस फॉर्मिंग NADH प्लस, मतलब और ट्रांसफ़र किया गया। तो ये NADH प्लस था, NAD प्लस था, वो क्या बन गया, वो बन गया NADH प्लस H प्लस, NADH
प्लस H प्लस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आगे चलते हैं हम। उसके बाद यहाँ पे जो चेंजेस हुआ क्या ऑक्सीडेशन में, PgL का ऑक्सीडेशन हुआ, वहाँ पे जो चेंजेस अब हो रहा है वो चेंजेस क्या हो रहा है, तो अब बन गया दो मॉलिक्यूल बन गया BPGA के, दो मॉलिक्यूल क्या बन गया BPGA के। तो अभी मुझे एक बात बताइए कि ये PgAl था और DHAP था, तो ये दोनों अलग अलग थे, तो यहाँ से इसकी का ऑक्सीडेशन क्यों हुआ, ये कैसे बच गया है, इसको इसका आगे का प्रोसेस क्यों नहीं हुआ। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि ये जो DHAP था मतलब डाईहाइड्रोक्सी क्या था इसका, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। ये क्या था, मैंने कहा था ना ये क्या है, ये रिवर्सिबल है, तो ये जो था ये वापस से यही बन गया, मीन्स डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट वापस से फास्फोग्लिसरॉल एल्डिहाइड बन गया, और ये अपने फॉर्म से हट गया और ये चला गया इसी के ऊपर। तो अब यहाँ क्या हो गया, दो इसके मॉलिक्यूल बन गए, दो मॉलिक्यूल बन गए किसके, PgL के दो मॉलिक्यूल बन गए और ये हट गया। अब क्या हुआ, PgL का ऑक्सीडेशन हो गया, तो ऑक्सीडेशन हो गया तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या किया इसने, हाइड्रोजन दे दिया, हाइड्रोजन इसको दे दिया और ऑक्सीजन खुद ले लिया, और जब हाइड्रोजन इसको दे दिया तब अब क्या बन गया, तो अब बन गया दो मॉलिक्यूल, क्योंकि दो मॉलिक्यूल यहाँ पे हो गए थे तो इसीलिए दो मॉलिक्यूल बन गए क्या, BPGA का फुल फॉर्म क्या होगा, बीस फास्फोग्लिसरेट है ना, इसके दो मॉलिक्यूल बन गए। ठीक है, अब आगे क्या हुआ, तो फिर से अब यहाँ पे अटक गया हमारा प्रोसेस, यहाँ पे फिर से हमारा प्रोसेस अटक गया। तो अब यहाँ पे फिर प्रोसेस अटक गया, तो अब फिर तीसरी बार फिर से प्लांट क्या करेगा, ATP देगा, एनर्जी देगा। तो फिर से दिया ADP और ATP, मतलब ATP ही देता है, वो ADP के फॉर्म में यूज होता है। तो फिर से दिया उसने ATP। अब जब ATP उसने फिर से दिया तब आगे फिर से प्रोसेस हुआ, तो जब आगे प्रोसेस हुआ तो इसका 20 वाला फॉस्फेट जो 20 लिखा था, मीन्स जो डाई था उसको हटा दिया गया, जो डाई था वो हट गया, 20 था यानी दो थे वो हट गए, अब सिंगल हो गया, क्योंकि दो मॉलिक्यूल के और दो थे, दो मॉलिक्यूल के दो थे, तो अब क्या हुआ, दो मॉलिक्यूल का एक अकेला हो गया, PGA मीन्स फास्फोग्लिसरॉल अकेला हो गया। ठीक है, तो इसको अब क्या बोला जाने लगा, फास्फोग्लिसरिक एसिड, अब बोला गया फास्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, अब इसको क्या कहा गया है, इसको यील्डिंग एनर्जी कहा गया, यील्डिंग एनर्जी है ना, यहाँ से एनर्जी का धीरे धीरे थोड़ा सा एनर्जी का इस पावर स्टार्ट होता है, एनर्जी बनना स्टार्ट होता है। अब दिस एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय द फॉर्म ऑफ ATP, यही जो एनर्जी है यही फॉर्म होगा आगे ATP में। यहाँ से एनर्जी का धीरे धीरे मतलब बनने से पहले जैसे होता है ना, वैसे ही बनने से पहले यहाँ से पता चलता है कि हाँ अब यहाँ से ये एनर्जी के फॉर्म में धीरे धीरे दिखने लगता है। अब इसको धीरे से आगे लेके जाते हैं, मतलब अब चलते हैं हम 8 नंबर के स्टेप में। तो 8 नंबर के स्टेप में जब आप पहुँचेंगे तो 2PGA जो बचा हुआ था, मतलब फास्फोग्लिसरिक एसिड जो बचा था, अब उसको क्या किया गया तो देखेंगे। अब ATP is also formed when phosphonal pyruvate, अब देखो ATP is also formed when phosphopyruvate, जिसको PEP कहते हैं, फास्फोनॉल पायरुवेट कन्वर्टेड टू पायरुविक एसिड। देखो ये 10वें में पायरुविक एसिड बना है, तो ये इसके बारे में बात कर रहा है, तो हमको तो यहाँ से स्टार्ट करना है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिर 2PGA क्या हुआ था, 2PGA का फिर आगे का प्रोसेस फिर से एंजाइम के किसी उपस्थिति में क्या हुआ कि दो मॉलिक्यूल बन गए, किसके, फास्फोग्लिसरेट के दो मॉलिक्यूल बन गए, है ना, फास्फोग्लिसरेट के दो मॉलिक्यूल बन गए। कैसे दो मॉलिक्यूल बन गए, क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे वो एसिडिक फॉर्म में था, दो मॉलिक्यूल थे फास्फोग्लिसरेट के, तो अब क्या हो गया कि यहाँ पे 2x2 फास्फोग्लिसरेट, अब क्या हो गया, ये
टू फास्फोग्लिसरेट बन गया, दो फास्फोग्लिसरेट बन गया है ना, तो 2x2 है, तो ये 2 इसका है, ये जो 2 है 2 फास्फोग्लिसरेट, ये इसका लोकेशन बता रहा है, ये 2 जो है इसका लोकेशन, सॉरी ये जो 2 जो है ये इसका लोकेशन बता रहा है फास्फोग्लिसरेट का, और इसके ये दो मॉलिक्यूल है, तो इसमें लिखा है टोटल 3 कार्बन है ना। उसके बाद 3 कार्बन है तो मतलब क्या है, 3 कार्बन है मतलब यहाँ 2 का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 3 + 3 6 कार्बन होने चाहिए पूरे। अब उसके बाद क्या हुआ, जब 8 वाले स्टेप में पहुंच गए, मतलब दो मॉलिक्यूल हमको मिल गए किसके, 2 फास्फोग्लिसरेट के, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे क्या, H2O। तो थोड़ा सा जैसे इसमें के अंदर हमने पानी डाला, तो अब क्या बन गया, तो अब बन गया दो मॉलिक्यूल PEP के। PEP मीन्स क्या होता है, तो PEP के का मतलब होता है फास्फो, क्या होता है, फॉस्फो एनॉल पायरुवेट, फास्फो एनॉल पायरुवेट है ना, फास्फो एनॉल पायरुवेट, तो इसको बोलते हैं PEP, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं PEP, फास्फो एनॉल पायरुवेट। तो इसके बाद आखिरी में फास्फो एनॉल पायरुवेट बन गया, PEP बन गया। अब फास्फो एनॉल पायरुवेट बना, अब इसमें से आगे फिर नहीं बढ़ रहा है ये, अब ये क्या कर रहा है, फिर आगे नहीं बढ़ रहा है, फास्फोएनॉल पायरुवेट यहाँ तक लेके आ गए, अब फिर आगे नहीं बढ़ रहा है, ये 9 नंबर स्टेज में आके फिर अटक गया। तो फिर से अब 4th टाइम वापस देना पड़ा प्लांट को, क्या, प्लांट को देना पड़ा ATP एनर्जी। तो लास्ट टाइम उसने एनर्जी दिया, तो जैसे उसने लास्ट टाइम एनर्जी दिया, तो अब बन गया कितने, पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल, पायरुविक एसिड के बन गए 2 मॉलिक्यूल। तो ये जो पायरुविक एसिड बना, यहाँ से हमारा 10 स्टेप कंप्लीट हो गया और बन गया हमारा पायरुविक एसिड। अब पायरुविक एसिड बन गया, तो हम अब स्टार्टिंग से हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, तो हमने स्टार्ट किया था ग्लूकोज से, ग्लूकोज से हम पहुँच गए हैं पायरुविक एसिड तक, पायरुविक एसिड तक पहुंच गए हैं। अब पायरुविक एसिड के बाद अब जाएंगे नेक्स्ट वाले स्टेप में, यानी इंटरवल तक हम पहुंच गए हैं। हम कहाँ तक पहुंच गए हैं, इंटरवल तक पहुंच गए हैं। अब पायरुविक एसिड से हम पहुंचेंगे ATP में, अब पहुंचेंगे ATP में, ठीक है। तो बने रहिए, आगे चलते हैं। तो इसके बाद आगे चलें, तो इसके बाद होगा पायरुविक एसिड का प्रोसेस। तो देखिए हमने अभी तक क्या क्या किया है, एक बार इसका हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या किया है। तो हमने देखे ग्लूकोज के 6 कार्बन थे, तो इसमें फिर बनाए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाए, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाए, फिर फ्रक्टोज 1,6 20 फॉस्फेट बनाए, फिर ये क्या हुआ, सेपरेट हो गया, 2 जगह में स्प्लिट हो गया। तो स्प्लिट हो गया तो अब क्या बना, ग्लिसरॉल्डिहाइड बना, और यहाँ पे डाईऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना अलग से। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये NAD और NADH के फॉर्म में क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, इसका PGL का ऑक्सीडेशन हो गया। अब जब इसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन को इसने छोड़ दिया और ऑक्सीजन को रख लिया। तो हाइड्रोजन को जब इसने छोड़ा, तो हाइड्रोजन को ले लिया किसने, एंजाइम ने ले लिया, NADH ने। तो इसने हाइड्रोजन को ले लिया, तो NAD था वो NADH + H हो गया, दो H आ गया इसके अंदर। अब उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आगे का प्रोसेस हुआ। तो इसके बाद हुआ, तो यहाँ पे अब दो क्या बन गया, 20 फॉस्फोरिक एसिड बन गया, 20 फॉस्फोरिक एसिड बन गया, 20 फास्फो ग्लेसरिक 20 फास्फो ग्लेसरिक एसिड बन गए 1,3 का। अब क्या हुआ, जब फिर से यहाँ पे प्रोसेस हमारा रुक गया, तो फिर से ATP डाला गया प्लांट के थ्रू। तो अब क्या बच गया, अब बन गया अब ये बना फास्फोग्लिसरिक एसिड, फास्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। इसके बाद जिसको बोलते हैं PGA बच गया, ये PGA, ये क्या था, PGAL था, मतलब एल्डिहाइड था। अब उसके बाद PGA बन गया, एसिड बन गया, ये एल्डिहाइड से एसिड बन गया। अब एसिड के बाद क्या हुआ, अब उसके बाद फास्फोग्लिसरेट बन गया, इसके बाद फास्फोग्लिसरेट बन गया, और फास्फोग्लिसरेट बनने के बाद फिर इसमें पानी डाल दिया गया,
तब अब क्या बन गया, अब बन गया फास्फोएनॉल पायरुवेट बन गया। फास्फोएनॉल पायरुवेट को पीईपी बोलते हैं, पीईपी फास्फोएनॉल पायरुवेट बन गया। और उसी से फिर क्या बन गया, ये पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बन गए। मतलब इतना प्रोसेस हमने अभी तक कर लिया, 10 स्टेप पूरा। अब ये 10 स्टेप के बाद आगे चलेंगे। इसके बाद आएगा ग्लिसरॉलिक ईएमपी पाथवे के आगे चलेंगे। तो आप देखो जो पायरुविक एसिड जो हमारा था उसके 3 पार्ट बन गए। हम देखो पायरुविक एसिड जो हमने अभी तक बनाया, अब उसके आगे चले तो पायरुविक एसिड जो है उसके तीन टाइप हो गए। क्या क्या 3 टाइप हो गए, कैसे? पायरुविक एसिड के 3 डायरेक्शन में वो आगे बढ़ेगा। तो वो एक डायरेक्शन में उसको क्या निकला, पायरुविक एसिड से क्या बना, तो लैक्टिक एसिड फॉर्मेंटेशन। क्या बना, लैक्टिक एसिड फॉर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड क्या है, लैक्टिक एसिड वो एसिड होता है जो क्या करता है, जो मसल्स में जम जाता है। और अगर इंसानों के मसल्स में अगर लैक्टिक एसिड जम जाता है तो इंसान को पेन होने लगता है। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड जो है वो बना। और क्या बना, तो और बना अल्कोहलिक फॉर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फॉर्मेंटेशन हुआ, अल्कोहल बना। और क्या बना, और एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ। इसके बाद क्या हुआ, एरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि क्रैब साइकिल में हमने काम किया। तो इसका मेन जो पायरुविक एसिड का है, पायरुविक एसिड का मेन जो काम है जिससे एनर्जी बनेगा वो है एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि क्रैब साइकिल वाला रेस्पिरेशन। तो मेन काम इसका यही है। ये दोनों तो एक्स्ट्रा बन गए, बोलते हैं ना लगेज में बन गए, तो ये दोनों तो एक्स्ट्रा बन गए लगेज में। मतलब बना कुछ और रहे थे, बन कुछ और गए, ये दोनों कुछ और बन गए। ये दोनों यूजफुल नहीं है, ये अकेला यूजफुल है। इसी से एटीपी बनेगा, बहुत सारा हमको क्या मिल जाएगा, खजाना मिल जाएगा। किसका, एटीपी का। ठीक है, तो देखेंगे। तो लिखा है इन डिफरेंट सेल पायरुविक एसिड इज हैंडल 3 वे। 3 वे को ये हैंडल करता है, 3 वे को। किसको किसको, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन मतलब लैक्टिक एसिड बनाने वाले को, अल्कोहलिक एसिड बनाने वाले को, और एरोबिक रेस्पिरेशन यानी क्रैब साइकिल। तो ये अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों होंगे एनएरोबिक। ये होंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन होंगे। एनएरोबिक रेस्पिरेशन होंगे कौन, ये दोनों, लैक्टिक एसिड और अल्कोहलिक एसिड। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड और अल्कोहलिक एसिड ये दोनों को ख़त्म कर देते हैं, ताकि ये दोनों का ज़्यादा यूज़ तो है नहीं, इन लोग से तो बनेगा नहीं। तो ये एनारोबिक को हम पहले निपटा देते हैं, उसके बाद आएंगे क्रैब साइकिल में और इसको सॉल्व करेंगे। तो चलो पहले निपटा देते हैं। तो लिखा है एनारोबिक रेस्पिरेशन फॉर्मेंटेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक तो आप जानते हो क्या क्या, लैक्टिक एसिड और अल्कोहलिक। तो चलो देखेंगे फॉर्मेंटेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो लिखा है देखो, इसमें 2 टाइप के हैं। देखो इसमें मैंने बताया ही अभी कि टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन 2 तरह के हैं। देखो लैक्टिक एसिड और अल्कोहलिक, दोनों, ये दोनों ही तो बनाया था, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो लिखा है इट इज़ द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अंडर एनारोबिक कंडीशन। मतलब ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है, ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है, मतलब जो ऑक्सीजन को ऐड करके और हाइड्रोजन को निकालना था, ये पूरा अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ था। और यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। मतलब यहाँ ऑक्सीजन नहीं होता है, किसमें, एनारोबिक में। एनारोबिक में ऑक्सीजन नहीं होता है, ऑक्सीजन का इसीलिए कहा गया है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, इसीलिए कहा गया है क्या, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। क्योंकि ऑक्सीडेशन अगर अच्छे से होता तो ऑक्सीजन इसके अंदर होता, बट ऑक्सीजन इसके अंदर नहीं है, इसका मतलब है ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ इनकम्प्लीट है, इसीलिए इसको अनारोबिक कहा गया। इट अकर टू मैनी प्रोकैरियोट, यूनिसेल्युलर और यूकैरियोट। ये कहाँ कहाँ आकर होता है, तो प्रोकैरियोट मतलब छोटे सूक्ष्म जीवों में, और यूनिसेल्युलर मतलब ये वायरस वगैरह बैक्टीरिया वगैरह में, और ये यूकैरियोटिक्स मतलब इंसानों में भी। ठीक है, तो मीन्स ये तीनों चीज़ें होती है मतलब जीव जगत में। तो
आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है और इसमें अल्कोहलिक बन जाता है और लैक्टिक एसिड बन जाता है, और ये दोनों के यूज नहीं है। किसके लिए? ये दोनों के यूज किस लिए नहीं है? एटीपी बनाने के लिए। एटीपी नहीं बनेगा। ठीक है, अभी आगे देखेंगे इसको, आगे देखते हैं। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कैसे कैसे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हुआ है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो हेयर द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहल कैसा बना, तो देखेंगे यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है। अगर इसकी बात करें तो इसमें सारा पूरा स्टेप लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा यहाँ आना है पायरुविक एसिड, क्योंकि ये 10 स्टेप फॉलो करके हमने पायरुविक एसिड तक लेके आए थे। उसके बाद ये NaDH+ और NaD+, ये दोनों मिलके यहाँ लैक्टिक एसिड बना था। ये क्यों कि ये NaDH क्या हुआ, ये क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन हुआ था, जहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गया था किसमें, एंजाइम में, तो वही हाइड्रोजन ऐड हुआ है। ठीक है, वही हाइड्रोजन ऐड हुआ है। तो ये बना था एक लैक्टिक एसिड और एक बना है क्या, एक बना है एथेनॉल, है ना, मतलब अल्कोहल। तो लैक्टिक एसिड और अल्कोहल बना, और जो तीसरा जो बना था वो यहाँ पे नहीं शो हुआ है। जो तीसरा जो बना है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम वो क्या बना था, जो तीसरा बना था, तो जो तीसरा आपका बना था वही आपका था क्या, एरोबिक रेस्पिरेशन। जो तीसरा आपका बना था एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसको अपन एटीपी बनाएंगे, उसी का क्या बनाएंगे, एटीपी। ठीक है, तो देखें लिखा है हेयर द पायरुविक एसिड फॉर्म्ड फ्रॉम ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू CO2। सबसे पहले क्या हुआ कि पायरुविक एसिड फॉर्म्ड फ्रॉम ग्लूकोज टू कन्वर्टेड टू CO2। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड क्या हुआ, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड क्या हुआ, ग्लूकोज CO2 में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज से CO2 में कन्वर्ट हुआ और एथेनॉल में कन्वर्ट हुआ, CO2 में कन्वर्ट हुआ और एथेनॉल में कन्वर्ट हुआ। द एंजाइम पायरुविक एसिड, देखो ये एंजाइम का नाम है पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिली। तो डीकार्बोक्सिली जो पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिली, और दूसरा एंजाइम क्या है, अल्कोहल डिहाइड्रेजेंस, अल्कोहल डिहाइड्रेजेंस, मतलब दो एंजाइम अलग अलग। ये अल्कोहल वाला एंजाइम है, मतलब ये अल्कोहल वाला एंजाइम है, और ये किसका वाला एंजाइम है, ये लैक्टिक एसिड बनने वाला एंजाइम है, इसलिए पायरुवेट एसिड वाला। तो ये दोनों का यूज हुआ गया है। ठीक है, और इसको क्या कहा गया है, इसका एग्जाम्पल है ईस्ट। इसका एग्जाम्पल क्या है, ईस्ट, यानी फफूंद, वही फफूंद लगता है ना, वही बात है। ईस्ट पॉइजन देमसेल्फ टू द डेथ व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल। देखो ईस्ट जो है, ईस्ट में अगर अल्कोहल की मात्रा, यानी ईस्ट जो है, यानी जो फफूंद जो है, उसमें अल्कोहल की मात्रा अगर 30% से ज़्यादा हो गई, 30% से ज़्यादा हो गई, तो क्या हो जाएगा, या 30% भी पहुंच गई अल्कोहल की मात्रा ईस्ट में, तो वो पॉइजन है, वो पॉइजन है, इससे फिर इंसान मर सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ बताया गया है। तो यहाँ पे देखो शुगर, फिर ईस्ट, इससे CO2, एथेनॉल और एनर्जी तीनों निकला। तो CO2, एथेनॉल और एनर्जी, तीन चीज़ें निकलेगी। तो ये जो एथेनॉल है, यही एथेनॉल जो है वही अल्कोहल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलेंगे, लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड नाम से ही ये पता चलता है कि लैक्टिक एसिड कहाँ होगा, मसल्स में होता है। लैक्टिक एसिड कहाँ होता है, मसल्स में होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, ये अब हमने अल्कोहल वाला पढ़ लिया, हमने अल्कोहल एथेनॉल वाला पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे लैक्टिक एसिड वाला। तो देखें लैक्टिक एसिड में क्या लिखा है, हियर पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड टू लैक्टिक एसिड। पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड में। अब ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा तो किसके थ्रू होगा, बैक्टीरिया के थ्रू होगा। लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो किसके थ्रू हो रहा है, बैक्टीरिया के थ्रू। जैसे सम बैक्टीरिया कहा जाएगा, बैक्टीरिया के थ्रू नहीं, बैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल है लैक्टिक एसिड का, है ना। जैसे बैक्टीरिया जम जाता है ना, मीन्स
लैक्टिक एसिड जैसे इंसान के मसल्स में कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं वो जम जाते हैं मसल्स में, तो इसीलिए मसल्स पेन करता है। जैसे कि हम अगर रनिंग करके आ रहे हैं या कुछ भी करके कुछ फिजिकल एक्टिविटी करके आ रहे हैं तो वहाँ मसल्स में पेन होता है, तो जो मसल्स में पेन होता है वहाँ पे क्या होता है, लैक्टिक एसिड जम जाता है। लैक्टिक एसिड में क्या जम जाता है, तो वहाँ बैक्टीरिया जम जाता है। लैक्टिक एसिड में बैक्टीरिया जम जाता है। ठीक है, तो अगर बात करूँ तो यहाँ तक अब बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा। तो इन एनिमल व्हेन ऑक्सीजन इज इन इन इंडिकेट इंडिकेट व्हेन ऑक्सीजन इज इंडिकेट ड्यूरिंग एक्सरसाइज। देखो इंडिकेट मीन कम हो जाना। तो जब ऑक्सीजन कम हो जा रहा है, किस में कम हो जा रहा है, एनिमल्स में। जब एनिमल्स में वो एनिमल्स का कोई मतलब मसल्स है वो काम कर रहा है, कुछ वर्क कर रहा है और वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है, इंडिकेट हो जा रहा है, तो वहाँ पे क्या बनता है, वहाँ पे पायरुविक एसिड बन जाता है तुरंत। और पायरुविक एसिड अगर बन जाता है, अगर पायरुविक एसिड मसल्स में बन जाता है तो मसल्स को क्या कर देता है, वो जाम कर देता है या मसल्स में पेन कर देता है, मसल्स में पेन होने लगता है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं, इसके कहते हैं लैक्टिक एसिड। तो ये लैक्टिक एसिड जो होता है वो उसमें कौन सा एंजाइम यूज होता है, तो उसमें होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजेंस। उसमें कौन सा एंजाइम होता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजेंस। समझ में आ गया कौन सा एंजाइम होता है। तो ये आपका मसल्स का फिगर है और इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। द रिड्यूसिस एजेंट, जो रिड्यूसिंग एजेंट हो NADH और H+ है। इसे रिलैक्स, ये तो मैंने बता दिया था NADH क्या है। NADH है न्यूक्लियस को मिलाता है, ये न्यूक्लियस को ज्वाइन करता है, एक प्रकार का एंजाइम है ये जो न्यूक्लियस को ज्वाइन करता है। तो यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब इसके आगे चलते हैं। इसके आगे है ड्रॉबैक ऑफ फर्मेंटेशन। इस फर्मेंटेशन में क्या क्या ड्रॉबैक है, तो इस दोनों जो फर्मेंटेशन हुए उन दोनों में जो एनारोबिक थे उसमें क्या क्या ड्रॉबैक है। तो सबसे पहला ड्रॉबैक देखें तो एनर्जी प्रोडक्शन इज लिमिटेड। तो इसमें एनर्जी का प्रोडक्शन जो है वो लिमिटेड है। पहली बात तो एनर्जी बहुत कम इससे मिलती है, एनर्जी का प्रोडक्शन जो है बहुत कम होता है ना इससे। मैंने कहा ना इससे एनर्जी, इस लैक्टिक एसिड और एल्कोहलिक जो था ये दोनों का यूज़ नहीं के बराबर होता है। मैंने बोला ना इसका यूज़ नहीं होता है, तो नहीं के बराबर होता है मतलब बहुत कम एनर्जी देते हैं लोग, तो इसको नेगलेक्ट बोला जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी देते नहीं है लोग। तो इसीलिए इसमें लिखा है कि एनर्जी प्रोडक्शन इज लिमिटेड, लिमिटेड एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। लेस देन 7% ऑफ द एनर्जी ऑफ ग्लूकोज इज रिलीज एंड not all the it's trapped as high energy bond of ATP। मतलब ये बहुत ज़्यादा बढ़िया एनर्जी नहीं देता है, हाई एनर्जी बॉन्ड ATP का नहीं देता, लो एनर्जी बॉन्ड देता है ना, मतलब बहुत अच्छा एनर्जी देता नहीं है। इसीलिए मैं इसको बोला ना नेग्लिजिबल है, निगलेक्ट किया जा सके, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी देता नहीं है, ये लिमिटेड देता है और बहुत मतलब कमज़ोर एनर्जी बोला जाए, है ना। इसके बाद लिखा है हैजर्डस प्रोडक्ट। अब देखो हैजर्डस प्रोडक्ट मतलब क्या होगा, ये एसिड और अल्कोहल हैजर्डस प्रोडक्ट देता है, मतलब इसका क्या है, एसिड और अल्कोहल बन गया। इस बनना चाहिए था इसमें एनर्जी, बट बना क्या, एक एसिड बन गया लैक्टिक एसिड और एक अल्कोहल बन गया, है ना। ये तो इसका ड्रॉबैक है ना। आगे देखेंगे। इसके बाद है एरोबिक रेस्पिरेशन। इसके बाद है एरोबिक रेस्पिरेशन, और ये मेन चीज़ है। ये जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया है और इसी माइटोकॉन्ड्रिया के क्रैब साइकिल है ये सारे। तो ये क्रैब साइकिल में एनर्जी बनता है। यहाँ पे सिट्रिक साइकिल भी कहते हैं इसको, सिट्रिक साइकिल, क्रैब साइकिल या सिट्रिक साइकिल भी इसे कहा जाता है ना। तो ये इसके बाद ये हम एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब वो सिट्रिक एसिड का साइकिल होगा और इसमें क्या क्या प्रोसेस होगा। तो अब फाइनली हम पहुंच रहे हैं कहाँ पे, जहाँ से ATP बनाने में बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं। अब ATP बनाने में बहुत पास है, तो अब ATP बनेगा। एरोबिक रेस्पिरेशन पूरा हम पढ़ लेंगे, इसका जो
इसका जो क्रैप्स साइकिल होता है, सिट्रिक साइकिल होता है, उसको एक बार पढ़ लेंगे कि कैसे कैसे होता है। 5 पार्ट में वो कन्वर्ट होता है, मतलब 5 उसके स्टेशंस होते हैं वो साइकिल्स के, और 5 स्टेशंस में वो कंप्लीट होता है और वहाँ से फिर एटीपी बनता है। तो ये आई थिंक इसको समझाने के लिए मुझे नेक्स्ट वीडियो में करना होगा, नहीं तो ये वीडियो भी बड़ा हो जाएगा। आई थिंक ये वीडियो भी बड़ा हो गया है, तो ये वीडियो को यहीं रोक देते हैं। और जो क्रैप साइकिल एरोबिक रेस्पिरेशन है, ये नेक्स्ट वाले वीडियोस में बताएंगे। छोटा वीडियो रहेगा, शॉर्ट वीडियो रहेगा, और उस वीडियो में ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जो भी डाउट हो कमेंट करिए, अदरवाइज़ तो ऑफलाइन वाले में पूछते ही हैं। तो चलो ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।